हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 ओवर चेंजिंग अर्थ पढ़ेंगे। लिथोस्फेयर जो है नंबर ऑफ प्लेट्स यानी कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। लाइक इन दिस पिक्चर आप देख सकते हो, ये अर्थ जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल ये जो है इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। सो लिथोस्फेयर जो है छोटी बड़ी लगभग 15 प्लेट्स में डिवाइडेड है। अर्थ क्रस्ट जो है बहुत सारे छोटे और बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनको लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये जो है रिजिड यानी कि कठोर और इरेगुलर शेप्ड यानी कि इन प्लेट्स का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, और ये कॉन्टिनेंट्स और ओशन दोनों को ही कैरी करती हैं। और ये प्लेट्स जो हैं ये मूव भी करती हैं लगभग एक साल में कुछ मिलीमीटर्स का। मतलब ये मूवमेंट इतना स्लो होता है कि हम इसको महसूस भी नहीं कर सकते। और लिथोस्फेयर के ठीक नीचे जो है एस्थेनोस्फेयर होती है, जिसको हम मैग्मा चैम्बर भी बोलते हैं। एस्थेनोस्फेयर जो है वो मोल्टन या फिर लिक्विड स्टेट में है, जिसके ऊपर हमारी लिथोस्फेयर फ्लोट कर रही है। और ये जो मैग्मा है ये अर्थ के अंदर सर्कुलर मैनर में मूव कर रहा है, बिकॉज लिथोस्फेरिक प्लेट्स इन लेयर्स के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो मैग्मा की मूवमेंट की वजह से ये भी मूव करती हैं। और लिथोस्फेरिक प्लेट में जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से अर्थ सरफेस के ऊपर भी चेंजेस होते हैं। और अर्थ का मूवमेंट उन फोर्सेस के बेसिस पे डिवाइड है जिनकी वजह से ये मूवमेंट होता है। जो फोर्सेस अर्थ के अंदर एक्ट करते हैं उनको एंडोजेनिक फोर्स बोलते हैं, और जो अर्थ सरफेस पर एक्ट करते हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। सो दो फोर्सेस की वजह से अर्थ में मूवमेंट होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस को फर्दर दो टाइप के फोर्सेस में डिवाइड किया गया है, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रैपिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस कैटास्ट्रोफिक होते हैं, जिनसे काफ़ी नुकसान भी होता है। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स ये जो हैं सडन फोर्सेस के एग्जाम्पल हैं। और डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस क्या होते हैं? डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस को टेक्टोनिज्म भी बोलते हैं, और इन फोर्सेस की वजह से काफ़ी स्लो मूवमेंट प्रोड्यूस होता है, और इनकी वजह से अर्थ क्रस्ट जो है वो डिफॉर्म होती है, यानी कि उसमें चेंजेस होते हैं, जिससे कॉन्टिनेंट्स और माउंटेन्स एक्सेट्रा बिल्ट होते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस इनको वियरिंग डाउन फोर्स भी बोलते हैं। इन फोर्सेस का मेन काम होता है इरोजन और डिपोजिशन। और ये काम करता कौन है? रिवर, विंड, सी वेव, ग्लेशियर्स, ये सभी जो हैं इरोजन और वेदरिंग के एजेंट्स हैं। और इनकी वजह से काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स भी बनते हैं, वो अभी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वोल्केनो, जब मैग्मा को कोई वेंट या ओपनिंग मिल जाती है अर्थ सरफेस पर आने के लिए, तो उसको हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। और वोल्केनो जो है वो अर्थ और दूसरे प्लैनेट के ठंडा होने और इंटरनल हीट और प्रेशर को रिलीज करने का एक नेचुरल वे है। ये देखो, ये है मैग्मा चैम्बर, और ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको वेंट बोलते हैं, जिससे मैग्मा बाहर आता है। ये जो है मेन वेंट है, और ये जो है ये सेकेंडरी वेंट है। और जब मैग्मा अर्थ से बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा बोलते हैं। और ये है क्रेटर। वोल्केनो के मेन वेंट के ऊपर एक सर्कुलर शेप की डिप्रेशन फॉर्म हो जाती है, जिसको हम क्रेटर बोलते हैं। और जब लावा की लेयर्स वेंट के आसपास जमा होने लग जाती हैं तो एक ट्रायंगुलर शेप का हिल फॉर्म करती हैं, जिसको कि हम कोन बोलते हैं। सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो अर्थ में इस मूवमेंट की वजह से वाइब्रेशन होता है, और ये जो वाइब्रेशन है ये अर्थ में चारों तरफ ट्रेवल करता है। इसी वाइब्रेशन को हम
अर्थक्वेक बोलते हैं। सो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक इज द शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन लिथोस्फेयर। जब लिथोस्फेयर में किसी कारण की वजह से सडन एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशंस होते हैं, उसी को अर्थक्वेक बोलते हैं। अर्थक्वेक का जो प्राइमरी कॉज है वो है जियोलॉजिकल फॉल्ट्स, बट ये वॉल्केनिक एक्टिविटी और लैंडस्लाइड जैसी रीजन्स की वजह से भी आ सकता है। अर्थक्वेक जो है नेचुरली और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि माइनिंग और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी आ सकते हैं। अर्थ क्रस्ट में जहाँ से ये मूवमेंट, ये वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं, उसको हम फोकस बोलते हैं। दिस इज फोकस। और फोकस से जो ठीक ऊपर प्लेस होता है अर्थ सरफेस पे, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। और जो ये वाइब्रेशंस हैं, ये एपिसेंटर से वेव की फॉर्म में बाहर की तरफ ट्रेवल करती हैं। और जैसे जैसे ये वाइब्रेशंस एपिसेंटर से दूर होती जाती हैं, वैसे ही वैसे इनकी इंटेंसिटी भी कम होती जाती है। सो अर्थक्वेक की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा एपिसेंटर और उसके आसपास वाले एरिया में होती है और वहीं पे सबसे ज़्यादा डैमेज भी होता है। अर्थक्वेक को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट इसके इम्पैक्ट को हम मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं अगर हम पहले से प्रिपेयर रहें तो। लोकल लोगों ने कुछ अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के मेथड्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि एनिमल बिहेवियर्स को स्टडी करना। जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो फिशेस जो हैं वो पॉन्ड्स में एजिटेट यानी कि परेशान होने लगती हैं। स्नेक जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेथड्स हैं, लोकली अडॉप्टेड मेथड्स हैं अर्थक्वेक प्रिडिक्शन के। अर्थक्वेक जिस मशीन से मेज़र करते हैं उसको हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को हम रिक्टर स्केल में मेज़र करते हैं। अगर अर्थक्वेक 2.0 मैग्नीट्यूड का है तो वो काफ़ी कम महसूस होएगा, और अगर 5.0 या उससे ज़्यादा का है तो उससे लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, और 6 या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का है तो उसको वेरी स्ट्रॉन्ग, और 7 इंटेंसिटी का है तो उसको मेजर अर्थक्वेक कंसीडर किया जाता है। और अर्थक्वेक की वेव्स जो हैं वो 3 टाइप की होती है। पी वेव्स जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव, एल वेव यानी कि सरफेस वेव। नाउ मेजर लैंडफॉर्म्स। अर्थ के लैंडस्केप में 2 प्रोसेसेस, वेदरिंग और इरोजन की वजह से कंटिन्यूअस टूट फूट होती रहती है। जब चट्टानें अपने ही प्लेस पर वेदर के इफेक्ट से यानी कि टेम्परेचर, वाटर या एयर के इफेक्ट से टूट जाती हैं और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसपोर्ट नहीं होता है टूटा हुआ मटेरियल, तब उस प्रोसेस को वेदरिंग बोलते हैं। और जब इरोडेड पार्टिकल्स डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से लाइक वाटर और विंड की हेल्प से एक जगह से ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस को हम इरोजन बोलते हैं। और इस इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस में अर्थ में काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स भी क्रिएट हुए हैं। वर्क ऑफ वाटर। नदियाँ जो हैं अपने पानी से लैंडस्केप को इरोड करते हुए चलती हैं और इन इरोडेड सेडिमेंट को अपने साथ कैरी करती हैं और फिर इनको दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती हैं। इस वजह से काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। और जब कोई रिवर स्टीप एंगल से, काफ़ी ऊंचाई से, जो कि हार्ड रॉक से बना एक स्टीप स्लोप होता है, वहाँ से गिरती है तो वाटरफॉल बनता है। लाइक इन दिस पिक्चर, ये जो रिवर है एक स्टीप एंगल से काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिर रही है, जिसकी वजह से वाटरफॉल क्रिएट हो रहा है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जो है वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला साउथ अफ्रीका में सिचुएटेड है। नायग्रा फॉल जो है वो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर के बीच में सिचुएटेड है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और विक्टोरिया फॉल्स जो है वो अफ्रीका में
जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। जब नदियाँ प्लेन्स में एंटर करती हैं तो इरोजन ज़्यादा होने के कारण नदियाँ सीधे फ्लो न करके बड़े बड़े मोड़ बनाती है और इन्हीं मोड़ों को हम मिएंडर्स बोलते हैं। ये जो बेंड्स हैं इनको मिएंडर्स बोलते हैं। और नदियाँ जो हैं इन बेंड्स के कॉनकेव एज या फिर आउटर एज से इरोजन करती हैं और कॉन्वेक्स एज या फिर इनर एज पे उसको डिपॉजिट कर देती हैं। और इस कंटिन्यूस इरोजन और डिपोजिशन के प्रोसेस से नदी के फ्लो में भी चेंज आने लगता है। और जो ये लूप्स हैं ये इस डिपोजिशन की वजह से आउटर एज की तरफ एक्सटेंड करने लग जाते हैं और एक टाइम के बाद ये जो दोनों लूप्स हैं इनकी एजेस आपस में मिल जाती हैं ऐसे, और ये जो रिवर है ये स्ट्रेट फ्लो करने लग जाती है। और जो ये डिपोजिशन हो रहा है कंटिन्यूस, इसकी वजह से ये लूप जो है ये रिवर के फ्लो से अलग हो जाता है और एक्सबो लेक का फॉर्मेशन होता है। और कभी कभी नदियों में इतना पानी आ जाता है कि वो अपने किनारों से बाहर फ्लो करने लगती है और आसपास के एरियाज़ में फ्लड आ जाती है। और अपने साथ रिवर जो सेडिमेंट्स लेके आती है उनको वो बैंक्स के आसपास वाले एरिया में डिपॉजिट कर देती है, जिसकी वजह से फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन होती है। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेन्स हैं ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियों की वजह से बने हैं। देखो ये जो पिक्चर में दिख रहा है ये एरिया, ये जो है फ्लड प्लेन्स हैं। और नदी के दोनों किनारों पे मिट्टी के जमा होने से किनारे थोड़े ऊंचे उठ जाते हैं लाइक दिस, और ये जो है लंबे लंबे बांध जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और इन्हीं नेचुरल डैम्स को, प्राकृतिक बांधों को हम लेवीज बोलते हैं। अब जब नदियाँ समुद्र के पास पहुँचती हैं तो उनकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है और नदी जो है ये काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में बढ़ जाती हैं, जिसको कि डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। और नदियों की स्पीड इतनी स्लो हो जाती हैं कि वो अपने साथ लाए गए जितने भी सेडिमेंट्स हैं उनको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। और जो हर एक डिस्ट्रीब्यूटरी है वो अपना अलग माउथ, अपना अलग मुहाना बनाती है। जो इन सेडिमेंट्स के डिपोजिशंस की वजह से ये एक ट्रायंगुलर शेप का एक लैंडफॉर्म बनता है, इसको डेल्टा बोलते हैं। और डेल्टा जो है वो रिवर के माउथ या मुहाने पे बनता है। डेल्टा वर्ड जो है सबसे पहले हेरोडोटस ने नाइल रिवर के लिए यूज किया था। आगे चलते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव जो इरोजन और डिपोजिशन करती है उसकी वजह से कोस्टल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब जब सी वेव्स कंटिन्यूसली जब किसी रॉक पे स्ट्राइक करती हैं तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं और ओवर द टाइम ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं और एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको कि सी केव्स बोलते हैं। दीज आर सी केव्स। और जब कोई चट्टान समुद्र में आगे की साइड होती है जैसे कि ये, तो यहाँ पे जो वेव्स हैं ये दोनों साइड से रॉक पे स्ट्राइक करती हैं और जो दोनों साइड पे केव की फॉर्मेशन होती हैं। और जब ये केव्स आपस में मिल जाती हैं तो बस ऊपर की रूफ बचती है और बीच का जो पार्ट है वो हॉलो रहता है। तो इस स्ट्रक्चर को जो है सी आर्च बोलते हैं। लाइक दिस, ये सी आर्च है। दिस इज ऑल्सो सी आर्च। और जब इरोजन की वजह से सी आर्चेस भी टूट जाते हैं तब एक वॉल लाइक या पिलर लाइक स्ट्रक्चर बचता है, जिसको स्टैक बोलते हैं। ये देखो, ये है स्टैक। ये है सी केव, दिस इज सी आर्च और ये है स्टैक। और समुद्र तट के पास अगर कोई चट्टान एकदम वर्टिकल हो तो उसको सी क्लिफ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस रॉक इज ऑलमोस्ट वर्टिकल। और सी वेव्स जो किनारों पर
सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं उनसे बीच बनते हैं। सो ये एरिया जो है ये है बीच, ये सी आर्च है और ये क्लिफ। ओके, नाउ वर्क ऑफ आइस। स्नो एरिया का जो सबसे लोएस्ट पार्ट होता है उसको स्नो लाइन बोलते हैं। मतलब स्नो लाइन से ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमेशा बर्फ से कवर रहता है, और जब ये परमानेंट स्नो वाला जो पार्ट होता है ये अपने वेट, स्लोप और ग्रेविटेशन के कारण स्लोप की तरफ खिसकने लगता है, तो इसी खिसकने वाले बर्फ के पार्ट को हम ग्लेशियर बोलते हैं, और ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ आइस भी बोलते हैं। दीज आर ग्लेशियर्स, दिस इज ऑल्सो ग्लेशियर एंड दिस इज ऑल्सो ग्लेशियर। और जब ग्लेशियर मूव करते हैं तो इस मूवमेंट की वजह से इरोजन भी होता है, और ग्लेशियर जो है अपने साथ सॉइल और स्टोन लेके जाते हैं, जिसकी वजह से जो नीचे की सॉलिड रॉक है वो एक्सपोज हो जाती है। और ग्लेशियर्स जो है कहीं कहीं पे काफ़ी गहरे गड्ढे भी बनाते हैं, जो कि जब आइस मेल्ट होती है तो वो पानी से भर जाते हैं, और ऐसे ग्लेशियल लेक्स की फॉर्मेशन होती है। ये देखो, ये है ग्लेशियल लेक्स। और जब ग्लेशियर अपने साथ जो मटेरियल कैरी कर रहा है, जैसे कि रॉक्स, सैंड, स्लिट, उनको डिपॉजिट कर देता है, तो उस डिपोजिशन से ग्लेशियर मोरेन्स की फॉर्मेशन होती है। नाउ वर्क ऑफ विंड। जो डेजर्ट एरिया हैं उनमें इरोजन और डिपोजिशन का एक्टिव एजेंट जो है वो विंड होती है। और डेजर्ट एरिया में आपको काफ़ी सारी मशरूम शेप की रॉक्स देखने को मिलेगी, जिनको मशरूम रॉक्स ही बोलते हैं। ये देखो, ये मशरूम रॉक है। विंड्स जो है इन रॉक्स का लोअर सेक्शन अपर सेक्शन की कंपैरिजन में ज़्यादा इरोड कर देती हैं, बिकॉज जो ये लोअर पार्ट है ये सॉफ्ट रॉक से बना होता है और अपर पार्ट जो है ये हार्ड रॉक से बना होता है। सो जिस वजह से जो ये बेस है ये नैरो हो जाता है और टॉप जो है ये वाइड हो जाता है, और ये मशरूम की शेप को रिजेंबल करने लग जाते हैं। अब विंड्स जो हैं वो अपने साथ सैंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती हैं और डिपॉजिट करके एक हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको कि हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये जो हिल लाइक स्ट्रक्चर हैं इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और जब सैंड के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे और लाइट वेट होते हैं तो विंड जो है उनको काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाती है और काफ़ी बड़े एरिया में डिपॉजिट कर देती है, जिनसे लोएस की फॉर्मेशन होती है। और जो ये लोएस डिपॉजिट्स हैं ये चाइना में काफ़ी मिलते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ चैप्टर 3. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.